करते हैं क्योंकि हमने शुरू से डिस्कशन करनी है तो है ना, जल्दी शुरू कर देते हैं। और रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया। मुझे बस यही डर है फिर से ही वो लोड शेडिंग वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाए। ओके, आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? जी सर, क्लियर। ओके, अच्छा जी। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है और इस स्क्रीन में मैंने टेक स्टूडियो की मेन विंडो ओपन की हुई है। ठीक है, टेक स्टूडियो मैंने आपको कल ब्रीफ किया था कि अगर आपने लेटेक इंस्टॉलेशन करनी है तो आपको दो चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, एक टेक लाइव या माइक टेक। ठीक है, टेक लाइव एक सॉफ्टवेयर पैकेज है और एक माइक टेक सॉफ्टवेयर पैकेज है। टेक लाइव जो है वो 2 से 3 GB की उसकी जो सेट फाइल होगी वो होगी। वो थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है लेकिन उसमें सारे स्टाइल्स होते हैं अवेलेबल, वो बेहतर है इंस्टॉलेशन। लेकिन अगर आपको आपके कंप्यूटर में स्पेस नहीं है या फिर आपको कोई छोटा सॉफ्टवेयर चाहिए सिर्फ बेसिक यूज़ के लिए, तो आप माइक टेक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने टेक लाइव या माइक टेक में से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ये आपका टेक लैंग्वेज प्रोसेस करेगा। फिर आपने जिस विंडो में लिखना होता है, जैसे मैंने सामने टेक स्टूडियो की विंडो खोली हुई है, इस विंडो में आप सिर्फ टाइपिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप टेक्स्ट स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हो जो मैंने सामने यूज़ किया कर रहा हूँ, या विद एडिट यूज़ कर सकते हो, या टेक्स्ट मेकर यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट वर्क्स यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं लेकिन हर एक का यूज़ अलग टाइप का है। लिखना आपने सेम है। अगर आपने टेक्स्ट स्टूडियो में फ़ाइल लिखी है तो आप उसको किसी और टर्मिनल में भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, वो इशू नहीं है। लेकिन इन सब का यूज़ अलग है, मतलब हर एक में हेल्प या मुख्तलिफ़ तरीके की जो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, जैसे टेक्स्ट स्टूडियो आपके सामने है, मैंने ये आपको रिकमेंड इसलिए किया है क्योंकि इसमें आपको ऑटो कंप्लीट कमांड्स मिल जाएंगी। आपने कमांड लिखना शुरू की है, ये आपकी हेल्प कर देगा कमांड को कंप्लीट करने के लिए, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ जो टेक वर्क या टेक वर्क टाइप के सॉफ्टवेयर हैं उनमें हेल्प कम है। अगर आपको सारी कमांड्स याद हैं तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर आपको बार बार कहीं पे गूगल या सर्च करना पड़ेगा किसी चीज़ की हेल्प के लिए। तो इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले माइक टेक या टेक लाइव में से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने एक टर्मिनल इंस्टॉल करना है जो कि टेक स्टूडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टेक स्टूडियो इंस्टॉल करना है। टेक स्टूडियो ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की एक विंडो मिल जाएगी जिसके लेफ़्ट साइड पे, और इसका एक और फ़ायदा टेक्स्ट स्टूडियो का ये है कि आपने जो लिखना है वो उसके लेफ़्ट साइड पे लिखना है और जो भी उसकी आउटपुट होगी वो साथ-साथ स्क्रीन के राइट पे आती जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने अभी जिस पैराग्राफ में क्लिक किया हुआ है वो पैराग्राफ थोड़ा-सा डार्क कलर का हो रहा है ताकि पता चले कि सिलेक्शन इस वक़्त यहाँ पे है। ठीक है, लाइन जो भी है। मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ। मैंने 2-3 लेटर टाइप किए हैं यहाँ पे। मैंने फ़ाइल को कंपाइल किया है। यहाँ पे कंपाइल आप इस प्ले बटन से भी कर सकते हैं या फिर F5 जो है शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा एडिट करके इसको उसके बाद उसको रन किया, तो यहाँ पे आउटपुट में वो सामने बिल्कुल वही इफ़ेक्ट सामने अपडेट हो गया। आपको नज़र आ रहा है कि मेरा चेंज अप्लाई हो गया है। ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं कि वो ऐसा करते हैं कि आप जब कोई चीज़ कमांड टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करते हैं, तो फिर आप उस फाइल को रन करते हैं, उसके बाद पीडीएफ जो है वो दोबारा से जनरेट होकर नई विंडो में सामने खुलती है। फिर आप पीडीएफ बंद करते हैं, फिर कुछ चेंज करते हैं और फिर रन करते हैं, फिर पीडीएफ दोबारा ओपन होती है उस चेंज के साथ, और फिर आपको वो पीडीएफ पे फिर दोबारा पेज 7 पेज 8 पे जाके आप वो फाइल को चेंज को चेक करते हैं कि हुआ है या नहीं। सो यहाँ पे ये है कि आपने अगर पेज 10 के ऊपर कुछ चेंज किया तो वहीं पे उसी जगह पे वो इफ़ेक्ट नज़र आ जाएगा। तो सबसे अच्छा ये है कि टेक लाइव यूज़ करें और उसके साथ टर्मिनल के तौर पे टेक स्टूडियो यूज़ करें। अब जब आप टेक स्टूडियो ये टेक लाइव दोनों इंस्टॉल कर चुके होंगे तो ये टेक्स्ट स्टूडियो की मेन विंडो है। ठीक है, ये जो लेफ्ट पैनल है पूरा जहाँ पे टाइपिंग चल रही है, जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने चीज़ें लिखनी हैं। जो नीचे वाला पोर्शन है इसका, ये आपका जो है वो लॉग पेज है। यहाँ पे जब फाइल रन हो रही होगी तो यहाँ पे लॉग आ रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे पता चलेगा कि फाइल में एरर्स हैं या प्रोसेस नॉर्मली एग्जिट हुआ है। ठीक है, तो अभी तक ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा कि प्रोसेस एग्जिटेड नॉर्मली, इसका मतलब है कि करंट स्टेटस ये है कि फ़ाइल में कोई एरर नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई 4 5 6 एरर्स हैं और फाइल प्रॉपर एग्जिट नहीं हुई है, पीडीएफ राइट नहीं हुई है। ठीक है, और राइट साइड पे जो भी उसकी इफेक्ट है पीडीएफ फाइल पे, वो पीडीएफ फाइल राइट साइड पे डिस्प्ले हो रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब फाइल का स्ट्रक्चर किस तरह का है? मैंने कहा था कि हर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक एक पोर्शन होता है उसका जो एक फिक्स्ड स्टार्ट का कुछ कमांड्स होती हैं जो कि प्रोग्राम की फिक्स बॉडी होती है। वो जो भी प्रोग्राम आपने लिखना है उसके लिए आपने वही कमांड इनिशियल यूज़ करनी है ताकि वो प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पे जो ये शुरू वाला पोर्शन है डॉक्यूमेंट क्लास से लेके बिगिन डॉक्यूमेंट तक, ठीक है, यहाँ ये मैंने येलो कलर की जो कमांड नज़र आ रही है यहाँ पे, ये बिगिन डॉक्यूमेंट है। बिगिन डॉक्यूमेंट लिखने के बाद अगली लाइन में आपका डॉक्यूमेंट शुरू हो जाएगा। जो चीज़ें डिस्प्ले होनी है वो बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद वाली चीज़ें डिस्प्ले होनी है।
बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले का जो पोर्शन है ये सारा आपके प्रियम्बल कहलाता है, या फिर इसमें जो है आपने कमांड्स लिखनी होती हैं जो पेज सेटअप से लेके डॉक्यूमेंट की स्टाइल तक को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी आउटपुट पे नज़र नहीं आती हैं, आउटपुट पे नज़र आती है बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद लिखी हुई चीज़ें। तो इसलिए यूजुअली हम ये करते हैं कि एक अच्छी सेटअप फाइल तैयार कर लेते हैं, यानी कि आपने देख लिया कि मुझे मैथ की चीज़ें लिखनी है और आपको फिगर्स यूज़ करनी है, आपको आर्टिकल राइटिंग करनी है, तो आपने ये शुरू से लेके बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले तक का पोर्शन सारा फिक्स है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है आप इसका शुरू का पोर्शन सारा, जिसमें ऑलरेडी कमांड्स आपने एक करके ऐड कर ली हुई हैं, तो अब आपने फर्दर चेंज नहीं करना, आपने जस्ट प्रीवियस फाइल में से वो शुरू वाला पोर्शन कॉपी करना है, बिगिन डॉक्यूमेंट लिखना है और नीचे अपना नया डॉक्यूमेंट बना लेना, ठीक है। तो ये जो बिगिन डॉक्यूमेंट शुरू में लिखा हुआ है और ये एंड डॉक्यूमेंट लास्ट में लिखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान में जो आप लिखेंगे वो आपका सारा आउटपुट में PDF फाइल में यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब लिखने के लिए हम कुछ चीज़ें चेक कर रहे थे कि एक तो तरीका ये है कि आपने सिंपल इंग्लिश के 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं, तो मैंने आपको कहा था कि आप इंग्लिश तो वैसे ही टाइप करते चले जाएं, ठीक है। लेकिन एक फ़र्क है यहाँ पे, अस्सलाम अब वालेकुम सर, नवीद वालेकुम स्पीकिंग। अस्सलाम। जी नवीद, हाँ जी जी नवीद, आपको जी कुछ पूछना है आपने? हेलो जी नवीद। सर, वो मैंने ये पूछना था सर कि जो हम शेप्स बनाते हैं, क्या लेटेक्स के अंदर वो जो 3D शेप्स होती है वो बन सकती है प्रॉपरली, जो हम थीसिस वगैरह के अंदर उसको यूज़ करते नवीद, अगर तो आप शेप के हवाले से, अगर तो ये क्वेश्चन आपका कि आप ड्राइंग भी लेटेक्स के अंदर ही करें, तो फिर ये नहीं है, क्योंकि ये कंपोजिंग मेनली ये कंपोज़र है, ये कंपोज करने के लिए, चीज़ें लिखने के लिए, टाइपिंग जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऑफिस है, जिस तरह से ये कंपोज करता है चीज़ों को, ये चीज़ों का एनालिसिस खुद नहीं करता है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि 2+3 = 5 ये खुद आपको बता दे, तो ये खुद कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ये सिर्फ कंपोजिशन करने में आपके काम आएगा। तो आपने जहाँ पे भी किसी और सॉफ्टवेयर में अगर आपने फ़िगर बना ली है, तो वो आप यहाँ पे ऐड ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने कोई फ़िगर बना ली हुई है, अब आपने वो फ़िगर जस्ट आपने डिस्प्ले करनी है यहाँ पे, तो वो आप कर सकते हैं। आप फ़िगर PDF में तो सर या कोई ऐसा फिर JPG में। सॉफ्टवेयर है कि जिसमें हम वहाँ पे अपना कोई इक्वेशन डालें या कोई वो दें ताकि हम वो शेप बना के दे दें? जी, हाँ जी, सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे कि अगर आपको किस तरह की शेप चाहिए, आप मुझे कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं ताकि मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊँ कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए? आपको किस तरह का ग्राफ चाहिए एग्जैक्टली? आपको ग्राफ थ्योरी में जो एब्स्ट्रैक्ट ग्राफ्स होते हैं वो बनाने हैं, या आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका कर्व ड्रॉ करना है, 3D प्लॉट करना है? आपको किस तरह का ग्राफ चाहिए? पहली बात तो ये है। तो दूसरा फिर मैं आपको बताता हूँ। आप पहले मुझे बताएं किस तरह का ग्राफ आपको चाहिए? आपको बात समझ आ रही है? सर जैसे मिसाल के तौर पर ना, अभी मैं रिसेंट एक पेपर पे वर्क कर रहा हूँ, तो उसमें ना हमें शेप जी जी रिक्वायर्ड है ना, मेरा शेप बनानी है और कोरिलेशन टाइप इस तरह की जो शेप्स होती है ना, जो हाइपर सॉफ्ट सेट के लिए ना, तो मैं उस हाँ लिहाज जी, से पूछ रहा था आपसे। खुद ड्रॉ करनी है, मतलब आपने वो फिगर आपको खुद ड्रॉ करनी है, राइट? जी सर, बस हमने वैल्यू देनी है सर, वो खुद ही ड्रॉ होनी है सर, वो इस टाइप के मैं सॉफ्टवेयर से पूछे थे, मेरे को शायद वो लेटेक्स में हो। अच्छा अच्छा, अगर देखो, अगर तो आपने कुछ वैल्यूज़ दे के, कोई फंक्शन दे के अगर उसकी आउटपुट लेनी है, तो उसके लिए आपको मैथमेटिका, मैटलैब या मेपल आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। मैथमेटिका, मैटलैब या मेपल में से कोई चीज़ इंस्टॉल करें, और ये आपको हर तरह के फंक्शंस के 2D 3D प्लॉट्स आपको दे देंगे ये, सही है। लेकिन अगर आपको वैसे ही कोई डायग्राम बनानी है, आपको वैसे ही एक स्क्वायर बनाना है या सर्कल बनाना है या कोई छोटा सा ग्राफ बनाना है, जो कि वैल्यूज़ के ज़रिए नहीं है, जस्ट वो लाइंस खुद ही, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर आप खुद ही से लाइंस के ज़रिए चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं, अगर आपको इस तरह की ड्राइंग करनी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मायोरा यूज़ करें। मायोरा में आपको जो है वो कोई भी शेप अगर आपने लाइंस के ज़रिए खुद बनानी है, तो वो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल किस्म की ऑप्शंस देता है। उसमें आप मैनुअल ग्राफ्स खुद बना सकते हैं, ठीक है। वो फंक्शन बेस्ड नहीं है, वो आपने मैनुअल बनाने होंगे। तो अगर मैनुअल बनाने हैं तो मायोरा यूज़ करें, MAYURA मायोरा। अगर आपने खुद लाइन, सर्कल्स और शेप्स यूज़ करके खुद चीज़ ड्रॉ करनी है तो मायोरा यूज़ करें। अगर आपने फंक्शंस इनपुट दे के उसकी आउटपुट लेनी है, ग्राफ ड्राइंग, तो फिर आप जो है मेपल, मैथमेटिका या मैटलैब यूज़ करें, ठीक है। ओके तो सर, जब थैंक यू सर, आपके पास, जज़ाकल्लाह हाँ, सर। ओके वेलकम। अगर आपको फिर दूसरी चीज़ कि जब आप दोनों तरह से भी, जिस तरह से भी आपको फ़िगर चाहिए, जब आप वो फ़िगर ऑब्टेन कर लेंगे, तो वो फ़िगर आपने रखनी है जिस फाइल, ये फाइल, सबसे पहली चीज़ ये कि जो मैंने अभी तक नहीं की है, वो आपने सबसे पहले जब डॉक्यूमेंट बना लिया है, स्टार्ट कर लिया डॉक्यूमेंट में कुछ लिखना, तो आप सबसे पहले इसको सेव करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को मैंने कल से बनाना शुरू किया है, लेकिन मैंने अभी तक सेव नहीं किया इसको, तो मैं इसको सेव करता हूँ। और सेव करने के लिए एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस फाइल को टेम्परेरी स्पेसेस में ना सेव करें, जैसा कि डेस्कटॉप हो गया या डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स वगैरह हो गया। ये
जो सी ड्राइव के अंदर जो आती हैं लोकेशन, जो लोग कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको पता है कि ये टेम्प्रेरी लोकेशंस होती हैं। विंडो करप्ट होने पे सबसे पहले सी ड्राइव जो है वो आपकी बिल्कुल जो है वो यूजेबल नहीं रहेगी, तो इस वजह से वो डाटा आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप किसी और ड्राइव में, डी ड्राइव में या किसी और ड्राइव में सेव किया करें। तो मैं सबसे पहले इस फाइल को सेव करता हूँ, इसका अलग से फोल्डर बना के। अब ये जो है, अगर तो आपको ये टेक्स्ट स्टूडियो वाली विंडो नज़र आ रही है, तो आई डोंट नो कि ये पॉपअप जो आया सेव के लिए, ये पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। आपको नज़र आ रहा है क्या ये? नज़र आ रहा है सर, आ रहा जी है। सर। ओके, वेरी गुड। तो मैंने ट्राई डॉक के नाम से, ट्राई डॉक्यूमेंट के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया और उस फोल्डर में मैंने फ़ाइल 1 लिख दिया, ठीक है, फ़ाइल 1। और नीचे इसकी एक्सटेंशन आ रही है कि मैं इस फाइल को टेक फाइल के तौर पे TEX टेक्स्ट फाइल के तौर पे सेव करना चाह रहा हूँ, और मैंने ट्राई डॉक्यूमेंट वाले फ़ोल्डर के अंदर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। इसका जो पाथ है वो ऊपर छोटी सी लाइन, जो फर्स्ट लाइन है वहाँ नज़र आ रहा है, डी ड्राइव में ट्राई डॉक्यूमेंट के अंदर फ़ाइल 1, ठीक है। तो ये इस फाइल की लोकेशन है जहाँ पे आपकी टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। अब जब मैं इस फाइल को रन करूँगा और जब इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी, अब देखो अब वो येलो लाइन डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। जहाँ पे चेंज करूँगा मैं, वो लाइन आउटपुट में येलो लाइन के तौर पे डिस्प्ले होगी। तो अब यानी कि हाईलाइट करेगा वो कि यहाँ चेंज किया आपने। अब ये जो फाइल रन हो गया जब एक बार, तो अब इस फाइल के रन होने के बाद उसी जगह पे ट्राई डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल के अंदर आप देखेंगे, जब मैं ऑल फाइल्स शो करूँगा, कि कुछ और फाइल्स भी डिस्प्ले हो गई हैं। ये फ़ाइल 1 ऑक्सिलरी फ़ाइल, फ़ाइल 1 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फ़ाइल 1 PDF डॉक्यूमेंट, फ़ाइल 1 सिंटेक्स्ट WinRAR डॉक्यूमेंट। तो ये जो एसोसिएटेड फाइल्स खुद ब खुद जनरेट होंगी ना ट्राई डॉक्यूमेंट के अंदर, ये आखिरी वाली टेक फाइल है, ठीक है, जिसको मैंने ओपन किया हुआ। तो ये जब भी आप फाइल रन करेंगे तो लेटेक जो है वो उस फाइल को रन करते वक्त उसका डेटा जो है वो 2-3 मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर कंपाइल करते वक्त रख देता है, जिनमें से ये PDF फाइल है जो आपके काम आती है कि आप इसी PDF फाइल को प्रिंट वगैरह और सेव करते हैं, ठीक है। तो ये PDF फाइल आप जब भी आपने यूज़ करना हो तो आप उस फोल्डर में जाएं और वो PDF फाइल उस फोल्डर में उस टेक फाइल के नाम से बन गई होगी। तो ये आपने बस ख्याल रखना है कि ये डॉक्यूमेंट आपने किसी ड्राइव में सेव करना है, डेस्कटॉप वगैरह पे सेव नहीं करना है, वरना कभी कभी अक्सर लोग थीसिस इवन की इतना इंपॉर्टेंट फाइल होती है और डेटा उसमें बहुत ज़्यादा काम किया होता है और स्टूडेंट उसको टेम्प्रेरी जगह पे रख देते हैं, उसके बाद वो करप्ट हो जाती है या वो विंडोज़ करप्ट हो जाती है या फाइल करप्ट हो जाती है, तो वो नहीं यूज़ कर सकते फिर उसको। अच्छा चलें, अब मैंने ये फ़ाइल सेव कर दी है, ठीक है। फ़ाइल की लोकेशन आपने देख ली है, वहाँ पे PDF फाइल रन करने में खुद ब खुद आ जाएगी। सबसे जो बेसिक काम है यहाँ पे करने वाला वो ये कि आप सिंपल इंग्लिश राइटिंग करना चाह रहे हैं तो आप पैराग्राफ राइटिंग, मैंने कहा था, आप करते जाएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे दोनों पैराग्राफ्स को मर्ज करके एक ही पैराग्राफ बना दिया था, तो आप देखें कि वो पैराग्राफ आउटपुट में सिंगल पैराग्राफ के तौर पे उसके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे दरमियान में किसी जगह पे फ़ाइल को ब्रेक करना है तो आप देखें कि मैंने यहाँ पे डबल बैक स्लैश लिखा है, मैं उसको ब्लू कर रहा हूँ हाईलाइट करके। तो ये मैंने डबल ब्लैक स्लैश किसी भी जगह पे दरमियान में लिख दिया है। डबल ब्लैक स्लैश जो है वो फोर्स ब्रेक कर देगी पैराग्राफ को, लेकिन ये फोर्स ब्रेकिंग जो है ये न्यू पैराग्राफ जनरेट नहीं करेगी, ये जस्ट उस जगह पे लाइन को फोर्सली ब्रेक कर देगी और नई लाइन बिल्कुल लेफ्ट एक्सट्रीम से नई लाइन शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको आप पैराग्राफ नहीं कह सकते। लोग थीसिस में भी इवन इस तरह से लाइन ब्रेक करके नया पैरा बनाते हैं, जबकि ये पैराग्राफ नहीं है। पैराग्राफ का रूल क्या होता है कि फर्स्ट लाइन जो होती है वो इंडेंटेड होती है, यानी कि फर्स्ट लाइन जो है वो बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि फर्स्ट लाइन थोड़ा सा लेफ्ट एक इंडेंट दे के फिर स्टार्ट होती है। ये पैराग्राफ की निशानी है। तो अगर आपने पैराग्राफ देना है तो आप डबल बैक स्लैश के बजाय एक बार एंटर करें, फिर दूसरी बार एंटर करें, एक ब्लैंक लाइन समझ लें कि आप बीच में खाली छोड़ें दोनों पैराग्राफ्स के, तो फिर ये देखें अब जो नया पैराग्राफ बना है वो एक इंडेंट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें कि मैं ये जो SD सेकंड पैराग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा है, फॉर एग्जांपल एंड से शुरू हो रहा है सेकंड पैराग्राफ, तो मैं इस एंड से पहले, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ लाइन स्पेसिंग दे दूं मैनुअली, ये कीबोर्ड से मैंने मैनुअली कुछ स्पेस दे दी है, तो आप चाहते हैं कि इस तरह से स्पेस आ जाए, तो डॉक्यूमेंट में PDF डॉक्यूमेंट में इस तरह की स्पेस कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। मैंने ये 5-7 स्पेसिस दे के काफ़ी आगे कर दिया अपना पैराग्राफ, लेकिन स्टिल आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आउटपुट के नज़दीक वो स्पेसिंग जो है वो कोई मानी नहीं रखती है इस तरह से, ठीक है। इस फालतू स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ। ओके, तो ये है कि आपने पैराग्राफ्स यूज़ करने हैं, फोर्स लाइन ब्रेक्स नहीं यूज़ करने हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि हमने एक देखा था कि मैथ मोड इसमें होता है, हमने क्योंकि मैथ्स मेनली ये डील करना है, तो अगर आप A² लिखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं A कैप 2 लिखूँगा, लेकिन ये A कैप 2 जो है A² ये आउटपुट में डिस्प्ले नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैंने टेक्स्ट के अंदर लिख दिया है, जबकि A² जो है वो एक मैथमेटिकल कमांड है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है,
और अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो आप वो टेक्स्ट में नहीं लिखेंगे, आप उसको मैथ मोड में लिखेंगे, ठीक है। तो लेटेक्स के अंदर दो तरह के मोड्स हैं, एक टेक्स्ट मोड है जिसमें आप इंग्लिश लिखते हैं प्लेन, और एक मैथ मोड है जिसमें आप मैथमेटिकल कमांड्स जो यूज़ हो रही हैं वो आप लिखते हैं। तो अब ये देखो, जब मैंने a² लिख के रन किया टेक्स्ट के अंदर तो उसने नीचे एरर दे दिया है, और एरर का हेडलाइन, एरर की लाइन डिटेल क्या है उस एरर की, मिसिंग डॉलर इंसर्टेड। ये जो नीचे लॉग फाइल है उसको पढ़ें, वहाँ पे जो रेड लाइन लिखी हुई है वो बता रही है आपको कि आपने डॉलर की कमांड किसी जगह पे नहीं यूज़ की जहाँ करनी चाहिए थी, यानी कि डॉलर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉलर मैथ मोड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी डॉलर का एरर आएगा डॉलर साइन का, तो इसका मतलब है कि आपने या तो मैथ मोड की चीज़ मैथ मोड के बगैर यूज़ कर दी है, या कोई इसी तरह का सिमिलर एरर है, और वो यहाँ पे लाइन भी शो कर देगा कि लाइन नंबर 28 पे ये प्रॉब्लम है। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली लाइन 28 पे ही हो, लाइन 28 जिस इन्वायरमेंट के अंदर आ रहा है उस इन्वायरमेंट की पहली या आखिरी लाइन ये हाईलाइट कर देगा। अब लाइन 28 जो है वो आप देखें कि लाइन नंबर 20 से लेके 28 तक ये पूरा इंग्लिश पैराग्राफ लिखा हुआ है, और ये हाईलाइट जो इसने पोर्शन किया है ये उसी का एक पोर्शन है, ठीक है। तो ये हाईलाइट हो गया, यानी कि एरर यहाँ पे कहीं पे है, तो आपको पता चल गया कि मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे मैथ की चीज़ इस्तेमाल की थी तो वहीं पे होगा। उस मैथ वाली एक्सप्रेशन के दोनों तरफ डॉलर साइन अप्लाई कर दिया, ठीक है, और फाइल को दोबारा से रन कर दिया। और जब आप दोबारा से रन करेंगे तो प्रोसेस नॉर्मली एग्जिट हो जाएगा, और राइट साइड पे वो चेंज जो है वो हाईलाइट होकर येलो सा वो नज़र आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये a² राइट साइड पे देखें डिस्प्ले हो गया मैथ मोड। फिर हमने कहा था कि सर मैथ मोड, जी जी बोलें। हाँ जी सर, थोड़ा सा नमाज के लिए वक्फा करें या कंटिन्यू रहेगा? अच्छा हाँ, नमाज का टाइम जा रहा है, ज़रूर ज़रूर नमाज के लिए आप ऐसा करें कि 15 मिनट की ब्रेक करें, ठीक है। सब लोग जो हैं जी वो नमाज के लिए 15 मिनट की ब्रेक करें, मुझे खुद नहीं ध्यान रहा है टाइम का। 15 मिनट बाद आप सारे वापस आए, ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे। ओके सर। ओके जी, ओके।